we are going to talk about types of organism with respect to maintenance of internal environment। देखिए, सबसे पहली बात जो यहाँ पर करने की है वो ये है कि पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अगर हमें पहले की डिस्कशन का नहीं पता होगा तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि हम अभी एकदम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे क्यों आ गए हैं। हमारा ये बहुत मेन टॉपिक है और मुझे यकीन है कि मैं कुछ बातें ऐसी करने वाला हूं जो आपको शुरू में ही जो है वो थोड़ा सा अपसेट कर देंगे कि आपने पहले कुछ और पढ़ा हुआ है, अब आप लोगों को मैं कुछ और बताने लगा हूं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा कल का टॉपिक कहाँ तक गया था, परसों का जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है पार्ट 1। इसमें हमने एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन के हवाले से पहले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन लिया था, फिर दूसरे में हमने आकर डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि, और होम्योस्टेसिस के साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि हर ऑर्गन जो है वो होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है। हर तरह की मेंटेनेंस, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो होम्योस्टेसिस में आती है। फिर उसके बाद हमने ब्रेन के हवाले से बात की थी। प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस में हमने नेगेटिव फीडबैक की बात की थी। ये ओवरऑल बातें जो है वो हमारी अभी तक हो चुकी हैं और इसके ऊपर जो है वो एक अच्छी खासी डिटेल डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। तो अब देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, क्योंकि बात हो रही है मेंटेनेंस की। अब इसमें एक चीज है और वो क्या है कि मैं चंद एक सेंटेंस लिखता हूं, उसके बाद हम जो है वो बात को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट इफ देयर external environment changes or alters drastically। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि अपना इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहती अगर उनका इन्वायरमेंट एकदम से चेंज हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन ऑर्गेनिज्म को के पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि जैसे ही उनका इन्वायरमेंट चेंज हो उनकी बॉडी फौरी तौर पर अपने आप को एडजस्ट करे, जिनकी बॉडी में ये एडजस्टमेंट टेक्निक नहीं होती, जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट को शिफ्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज उनकी बॉडी में ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि वो शिफ्ट करें, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कन्फॉर्मर। याद रखिए, हमें बहुत ही गलत डेफिनेशन इसकी कन्फॉर्मर की पहले दी जा चुकी है। जी, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी ये बात की जा सकती है। मैं थोड़ी सी और एग्जांपल्स देके बाद में वापस आता हूं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम सबसे जानी मानी और सबसे पहचानी हुई बुक यानी इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस बुक को आप जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बुक बिलोंग करती है हमारे बचपनों से, यानी एफएससी की बुक है ये। तो इसमें हम जो है वो एक चीज पढ़ते हैं और वो क्या है? वो है ये वाली स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या है कि द एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट नोन एज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। एक बात गौर से सुने, यहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक कन्फॉर्मर की डेफिनेशन में, यहां सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पर जो की गई है वो ये है कि शायद कन्फॉर्मर्स डू नॉट रिक्वायर, ये जो रिक्वायर का वर्ड है ये यहां की सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये वर्ड यहां पर नहीं होना चाहिए था। यहां पर क्या होना चाहिए था? ऐसे ऑर्गेनिज्म हु कैन नॉट, असल वर्ड यहां क्या आना चाहिए था? वो ऑर्गेनिज्म जो अपने इन्वायरमेंट को अगर चेंज कर लें तो अपनी इंटरनल कंडीशंस एडजस्ट ना कर सकें, वो ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर है। मैं आप लोगों को जो है वो अपनी जो मैंने डिफाइन किया है वो मैं बताता हूं। सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट इफ देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस और ऑल्टर्स ड्रास्टिकली। अगर एनवायरनमेंट बाहर का चेंज हो जाता है तो वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकते। अल्फाज का फर्क क्या आ रहा है जो हमारा कॉन्सेप्ट खराब करता है? डू नॉट रिक्वायर। रिक्वायर से यूं लगता है जैसे पता नहीं इन ऑर्गेनिजम्स में कितना जबरदस्त स्ट्रेटेजी है जो इनको जरूरत ही नहीं है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने की। गलत बात है।
ये ऑर्गेनिज्म, इनका सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है, दे हैव अ वेरी फिक्स्ड टेरिटरी। ये अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकते। अगर ये ऑर्गेनिज्म यानी कन्फॉर्मर अपनी टेरिटरी से बाहर गए और इनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो ऐसी सूरत में वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि इनके पास अपने अंदर कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है कि अगर ये एनवायरनमेंट चेंज करें तो उस अपने अंदर के एनवायरनमेंट को भी उसके मुताबिक ढाल सके। हम क्या करते हैं, हम जैसे ही किसी सर्द टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर पे आते हैं, व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम अ कोल्ड टेम्परेचर टू वार्म टेम्परेचर, हमारी बॉडी फौरन एक काम करती है, और वो क्या है कि अगर हीट को बचाना है, अगर हम टेम्परेचर शिफ्ट करें, चलें इस एग्जांपल को उलट कर लेते हैं, अगर हम वार्म टेम्परेचर से कोल्ड में जाएं तो क्या खतरा होता है कि हमारी हीट लॉस हो जाएगी। उस हीट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस हीट को बचाने के लिए हम स्किन की वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ताकि स्किन में ब्लड ना आए और हीट लॉस ना हो। पहली स्ट्रेटेजी हमारी ये होती है, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म वो हैं जिनके पास अपना इन्वायरमेंट चेंज हो जाने के बाद अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को सफर करने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कन्फॉर्मर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एक और नाम भी देते हैं, जरा इधर देखिएगा, स्टिनोस। ये स्टिनोस का वर्ड ये नैरो रेंज के लिए आता है, यानी कन्फॉर्मर हर वो ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो बर्दाश्त की कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमें जो यहां पर कहा गया है डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली, इसका मतलब ये नहीं है। यहां पर असल सेंटेंस क्या आना है, दीज एनिमल्स कैन नॉट एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट बिकॉज दे आर दे हैव अ कंडीशन कॉल्ड स्टिनोस। स्टिनोस मतलब नैरो रेंज। जी क्वेश्चन आया है हाउ दे सर्वाइव और हाउ दीज रेगुलेट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग माइक पर भी कर सकते थे। ये सर्वाइव कैसे करते, रेगुलेट कैसे करते हैं, ये अपने एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाते। क्वेश्चन आया है सुमेरा रियाज का, बट सर यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसको लिया गया है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको लिया जाएगा जो जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, और जिसमें वो रह रहा है वो इंतहाई स्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर वो इंतहाई स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं होता तो कन्फॉर्मर के लिए वो वाला एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म ज्यादातर किसमें होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म ज्यादातर ओशंस में होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म ज्यादातर मैरीन में होते हैं। वजह क्या होती है? वेरी स्टेबल एनवायरनमेंट। जी, अगर स्टेबल एनवायरनमेंट होता है देन ये बात काफी हद तक क्लियर है कि इनको जरूरत नहीं है रेगुलेट करने की। प्रॉब्लम तब होता है जब एनवायरनमेंट से मूव करेंगे। देखिए, ये बात क्लियर करना जरूरी है कि इनका एनवायरनमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। कन्फॉर्मर के साथ ये बताना जरूरी है कि इनका एनवायरनमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। मैं आपकी बात तब मानूंगा, रिक्वायर वाली बात, वो जो जिससे मैं इख्तिलाफ कर रहा हूँ एफएससी की बुक में, मैं वो आपकी बात तब मानूंगा जब आगे ये बात लिखी हुई हो कि उनकी टेरिटरी बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, वो उससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, वो उस एनवायरनमेंट को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये बात तब आएगी। डज नॉट रिक्वायर में ऑस्मो कन्फॉर्मर के साथ ये लिखा होना चाहिए कि दे हैव अ वेरी लिमिटेड एंड फिक्स्ड टेरिटरी। एक चीज और हमने पढ़ी हुई है, और वो क्या है कि कन्फॉर्मर्स आर हैव सम टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर, एक और टाइप के कन्फॉर्मर होंगे जिनको आप कहेंगे थर्मो कन्फॉर्मर। तो कन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरल टर्म है। कन्फॉर्मेशन एक जनरल टर्म है, वो सोल्यूट के लिए भी यूज हो सकती है, वो टेम्परेचर के लिए भी यूज हो सकती है। लेकिन कन्फॉर्मेशन हर उस ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म यूज होगी जो ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर या सोल्यूट के हिसाब से अपने आप को रेगुलेट ना कर सकता हो, यानी अपना इन्वायरमेंट चेंज ना कर सकता हो। अब इसमें एक कंफ्यूजन क्लियर कर लें। स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि जो ऑर्गेनिज्म ऑस्मो कन्फॉर्मर है वो थर्मो कन्फॉर्मर भी है, ऐसा नहीं। फर्ज करिए एक ऑर्गेनिज्म ऑस्मो कन्फॉर्मर है
तो ऐसा हरगिज नहीं है कि वो टेम्परेचर की लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। हो सकता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो जो ऑस्मो कन्फॉर्मर हो लेकिन थर्मोरेगुलेटर हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, हिकमैन में एग्जांपल मौजूद है इसकी, पढ़ते हैं। तो याद रखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर दोनों चीजों के लिए एक ही दफा नहीं होता, बल्कि कन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म में सोल्यूट के लिए है तो हो सकता है कि वो टेम्परेचर के लिए रेगुलेटर हो, यानी थर्मो रेगुलेटर हो, और एक ऑर्गेनिज्म थर्मो कन्फॉर्मर हो तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म ऑस्मो रेगुलेटर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हिसाब से हो। दोनों हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो है वो ये काम ना कर सकता हो। फॉर एग्जांपल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेसाइल हैं, जो अपनी जगह पर अटैच रहते हैं, हो सकता है उनका यही प्रॉब्लम हो कि वो ऑस्मो कन्फॉर्मर भी और थर्मो कन्फॉर्मर भी हो। ये है आपका यहाँ पर कैम्बेल 11th एडिशन, जो मैंने वहां कंप्यूटर में खोली हुई है वो 10th एडिशन। मेरे पास जो हार्ड कॉपी में मौजूद है वो 11th एडिशन है। इसमें देखिएगा जरा, एन एनिमल इज अ कन्फॉर्मर, और से स्टेटमेंट पढ़े, इफ इट अलाउज इट्स इंटरनल कंडीशन टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटर्नल चेंजेस इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल। पर्टिकुलर वेरिएबल की बात हो रही है, बात ये नहीं हो रही कि पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, बात ये हो रही है कि किसी एक वेरिएबल में अगर चेंजिंग हो और उसके साथ ही उस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाए, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? कन्फॉर्मर। तो याद रखिएगा, जो 11th एडिशन है वो हमें ये बता रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसका इंटरनल कोई खास वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज होते ही चेंज हो जाए, वो ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर है और उसकी स्पेसिफिक टेरिटरी होगी, वो उससे बाहर नहीं जा सकेगा। ठीक है, एक तो टाइप हमने कन्फॉर्मर्स पढ़ ली। दूसरा क्या है? ऑर्गेनिजम्स that can adjust according to the alterations in external environment are known as regulators. याद रखिए, कोई भी रेगुलेटर ऐसा नहीं होता जिसका एनवायरनमेंट इतना ज्यादा चेंज कर दिया जाए। अब कहाँ फ्रेश वाटर, कहाँ मैरीन वाटर, आप उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट इतना चेंज करेंगे तो वो मरेगा ही मरेगा। रेगुलेटर का ये मतलब नहीं है। याद रखिए, शुरू से होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कह रहे हैं एक सर्टेन रेंज है, और वो सर्टेन रेंज किस लिए है? अपने एनवायरनमेंट के लिए। मैं एक हवाला देता हूँ आपको, बहुत जबरदस्त किस्म का हवाला है, और वो क्या है? हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग से समंदरों का टेम्परेचर चेंज होगा, जिसकी वजह से जो डाइवर्सिटी इन ओशंस है वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो ओशंस में थर्मो कन्फॉर्मर है, वो अपने एनवायरनमेंट की इस फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिस इज द एक्चुअल पॉइंट। आपने एक अरसे की एवोल्यूशन के बाद कुछ फिश ने अपने आप को ओशंस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया हुआ, और उनके पास कोई ऐसी अडेप्टेशन नहीं है कि अगर फ्लक्चुएशन आए तो वो रेगुलेट कर लें। अब जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किसी वजह से वाटर का टेम्परेचर चेंज होता है, वाटर की सोल्यूट कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो वो ऑर्गेनिज्म फौरी तौर पर इफेक्ट होगा, और हो सकता है उनमें से बहुत से मर जाएं। क्यों? क्योंकि उनके पास रेगुलेटरी स्ट्रेटजी मौजूद नहीं है। ये है असल बात, कि अपने एनवायरनमेंट में रहते हुए ये बात टोटल गलत है, ये क्वेश्चन टोटल गलत है कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट चेंज कर दें, क्यों? उसको एक एनवायरनमेंट से दूसरे में शिफ्ट कर दें। याद रखिए, एक एनवायरनमेंट से दूसरे में शिफ्ट होने के लिए करोड़ों साल लगे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एवोल्यूशन की। एक एनवायरनमेंट से दूसरे में शिफ्ट होने के लिए करोड़ों साल लगे हैं। आप क्या कहते हैं जी, होम्योस्टेसिस टेस्ट करने के लिए एक फिश को उठा लो फ्रेश वाटर से और उसको उठा दो मैरीन में रख दो, क्या होगा? ऑब्वियसली डेथ होगी उसकी। तो जो आखिरी कंक्लूजन मैं निकालना चाह रहा हूं वो ये है कि अपने एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन को रेगुलेट करने वाला जो होगा वो ऑर्गेनिज्म रेगुलेटर है।
लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो अपने इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन को भी ना बर्दाश्त कर सके, वो ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर है। मैं 2 सेंटेंसेस लिखता हूं, मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। पहला जो सेंटेंस है वो यही है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट टॉलरेट द फ्लक्चुएशन इवन इन इट्स ओन इन्वायरमेंट। दूसरी जो डेफिनेशन कैम्बेल 11th एडिशन की है वो क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म whose internal depends on the external environment। यानी इसको अगर हम दूसरे अल्फाज में लिखें, फ्लक्चुएट विद द एक्सटर्नल कंडीशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट करेगा एक्सटर्नल कंडीशन के मुताबिक, एक्सटर्नल कंडीशन के साथ साथ, उनको कन्फॉर्मर कहेंगे। एक्सटर्नल कंडीशन में जैसे ही कंडीशन चेंज हुई, फौरी तौर पर उनका एनवायरनमेंट, उनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। जो अपने आप में खुद फ्लक्चुएट ना कर सकें, जो अपने आप में खुद जो है वो अपने एनवायरनमेंट को मेंटेन ना कर सके, वो ऑर्गेनिज्म कन्फॉर्मर कहलाएगा। बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उसके अंदर का एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। जैसे इसके सेल्स जो हैं वो यहां से यहां तक की रेंज है जो नॉर्मल है, यहां से यहां तक की रेंज इसके लिए नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर इससे नीचे या इससे ऊपर जाती गई सोल्यूट कंसंट्रेशन किसकी, सी वाटर की, तो साथ ही इसकी जो, ये किसकी बात हो रही है, स्पाइडर क्रैब की बात हो रही है। इससे नीचे या इससे ऊपर जाती गई सी वाटर की, तो साथ ही इसकी बॉडी कंसंट्रेशन जो है वो भी फॉल करेगी। और अब यहां इसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि ये इसको वापस लाए। ये है असल बात, कन्फॉर्मर के पास ये स्ट्रेटेजी नहीं है कि अगर सी वाटर की जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो मिलीमोल्स में 400 से नीचे चली गई है और बॉडी फ्लूइड की भी 400 से नीचे चली गई है, तो अब उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो उसको वापस लाए। दिस इज कंफॉर्मिटी। जबकि हमारे पास क्या होता है, रेगुलेटर्स के पास क्या होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में इतनी हल्की फुल्की चेंज आती है तो वो फौरी तौर पे अपनी कंडीशन को किस रेंज में ले आते हैं, वापस नॉर्मल ले आते हैं। दिस इज द बिहेवियर ऑफ ए रेगुलेटर, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो बहुत सिंपल है। बल्कि एक डेफिनेशन मैंने और लिखी हुई है, वो जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि ये सारा जो है वो प्रॉब्लम ही खत्म हो। हाँ जी, तीसरी बात वही जो मैं अभी आपको बताई है, ऑर्गेनिज्म दैट फ्लक्चुएट विद द एनवायरनमेंट। बात फिर वो ये, एक मैं ये स्पेलिंग ठीक कर लेता हूं, विद द एनवायरनमेंट एंड कैन नॉट रेगुलेट a static range by the help of homeostatic organ। अब आइए, जो आखिरी बात मैंने आपको बताई है कि इसके साथ क्या हुआ, इसकी रेंज नीचे आएगी तो ये वापस नहीं ला सकेगा। वही बात यहां पर हो रही है, कैन नॉट रेगुलेट अ स्टैटिक रेंज। ये ऑर्गेनिज्म किसी स्टैटिक रेंज को रेगुलेट नहीं कर सकते, क्यों, इनके पास होम्योस्टैटिक ऑर्गन्स नहीं हैं। This is the concept of osmoconformity। और रेगुलरिटी आपको साथ ही जहन में आ जानी चाहिए। जैसे अब मैं इसको, इस जो है वो कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, तो इधर देखिए, ये देखें, बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन किस तरफ बढ़नी है, इस तरफ, और सी वाटर की कंसंट्रेशन इस तरफ को बढ़नी है, सॉरी इस तरफ को। अब जरा शोर क्रैब को देखें, शोर क्रैब में ये वाली कंसंट्रेशन पीछे आ रही है, यानी किसकी कंसंट्रेशन बदल रही है? जी हरी, आप आंसर करें, बॉडी की बदल रही है या सी वाटर की? सी वाटर की। सी वाटर ने इस तरफ चेंज होना है, सी वाटर ने इस तरफ बढ़ना है, इस तरफ कम होना है। तो ये जो पीछे की तरफ जा रही है वैल्यू, जब ये नीचे की तरफ आएगी तो बॉडी फ्लूइड की चेंज होगी। ग्राफ पे भी तो गौर करें, जब नीचे की तरफ आएगी तो कांस्टेंट बॉडी, जी बिल्कुल, बॉडी फ्लूइड जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। क्या वजह है? यहाँ पर अब क्या शुरू हो गई है, यहाँ पर होम्योस्टेसिस शुरू हो गई है। यहाँ पर इसने पूरी कोशिश शुरू कर दी है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टॉलरेट करे। ये मुस्तकिल पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ देखें, ये जो ग्राफ है ये बैक साइड की तरफ आ रहा है, लेकिन ये ग्राफ नीचे नहीं जा रहा। नीचे ना जाने का क्या मतलब है कि मेंटेनेंस शुरू हो चुकी है, और कहां शुरू हो चुकी है? बॉडी में। जबकि इसके साथ क्या हो रहा है, ये ग्राफ नीचे जाएगा तो इसका ग्राफ भी नीचे जाएगा।
ये है कंफॉर्मिटी और रेगुलरिटी।